नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए देखते हैं आज क्या है नया कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 के दौरान एमएसपी का क्रियान्वयन। देश में लगातार दूसरे दिन कोविड महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख से कम दर्ज की गई। और पराली की समस्या से निपटान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया एक खास कैप्सूल। 3 नए कानूनों से होगी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी में स्टॉक सीमा को भी यहाँ पर स्टॉक सीमा जो है लागू कर दी गई है। 23 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक ये सीमा लागू रहेगी और इसके तहत जो थोक विक्रेता हैं वो करीब 25 मैट्रिक टन का स्टॉक कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरे विक्रेता यानी खुदरे विक्रेताओं की अगर बात की जाए तो उनकी सीमा 2 मैट्रिक टन रखी गई है। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। सितंबर माह के दूसरे हफ्ते से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके चलते इसे काबू करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। कीमतों में आई बढ़ोतरी पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग की खास नजर थी, जिसने इस पर काबू पाने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 में ये प्रावधान है कि कुछ खास परिस्थितियों में जब कीमतें सामान्य से ज्यादा बढ़ जाएं, तो सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है। देश में प्याज की औसत खुदरा कीमतों में 21 अक्टूबर तक आई विविधता देखी गई, जो कि पिछले साल की तुलना में 22.12% और पिछले 5 सालों की तुलना में 114.16% रही है। पिछले 5 सालों की कीमतों की तुलना में प्याज की कीमतों में 100% तक की बढ़ोतरी हुई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार ये कीमतों में वृद्धि को छू गई है। प्याज पर आज से स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इस सीमा के अनुसार 31 दिसंबर तक थोक विक्रेता 25 मैट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 2 मैट्रिक टन प्याज से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार प्याज के निर्यात पर 14 सितंबर को ही प्रतिबंध लगा चुकी है। देश में खरीफ फसल से आने वाली प्याज से पहले तक घरेलू उपभोक्ताओं को उचित दरों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, प्याज की खुदरा मूल्य वृद्धि पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई प्याज उत्पादक जिलों में भारी बारिश के चलते प्याज की खरीफ फसल के प्रति चिंता बढ़ गई है। खराब मौसम के चलते देश में प्याज की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 2020 की रबी की फसल से प्याज के बफर स्टॉक को वितरित करने के लिए कमर कस ली है। ये स्टॉक दोगुना हो चुका है। मौजूदा वक्त में असम सरकार और केरल सरकार को खुदरा विक्रय यंत्र में से प्याज की आपूर्ति की जा रही है। देश की मंडियों में खरीफ फसल से प्याज के करीब 37 लाख मैट्रिक टन आवक से भी प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी। देश में प्याज की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 21 अक्टूबर 2020 को आयात के नियमों में 15 दिसंबर 2020 तक की ढील दी है। निजी आयातकों में प्याज के आयात को बढ़ावा देने के लिए ये भी तय किया गया है कि एमएमटीसी लाल प्याज का आयात करेगा, ताकि आपूर्ति में आ रही कमी को पूरा किया जा सके। खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 के दौरान एमएसपी का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो धान की जो सरकारी खरीद है पिछले वर्ष के मुकाबले वो 24% से अधिक दर्ज की गई है। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल की खरीदारी जारी है। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 22 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 126.08 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 101.20 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष धान की खरीद में अब तक 24.58% की वृद्धि दर्ज की गई है। 126.08 लाख मैट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 81.81 लाख टन है।
जो कि कुल खरीद का 64.89% है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में 18,880 रुपए प्रति मैट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23,804.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 45.10 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मैट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 22 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 894.04 मैट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद MSP मूल्य पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 870 किसानों को 6 करोड़ 42 लाख रुपए की आय हुई है। 5,089 मैट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में MSP या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारू रूप से चल रहा है। दिनांक 22 अक्टूबर 2020 तक 59,453 किसानों से 86,155.83 लाख रुपए की MSP मूल्य पर कपास की 3,05,097 गांठों की खरीद की जा चुकी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, महज 20 रुपए में आप पराली की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक खास किस्म का कैप्सूल तैयार किया है जो कि पराली को बहुत जल्द खाद में परिवर्तित कर देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में ये और ज्यादा जानकारी। पराली अपने आप में बेहतरीन जैविक खाद है। इसमें पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे जलाने का रिवाज है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेत में ही जला देते हैं। पराली जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म तत्व भी जल जाते हैं। जाहिर है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल धान की कटाई के बाद ज्यादातर किसानों को अपने खेतों में गेहूं बोना होता है, लेकिन धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच इतना समय नहीं होता कि पराली को खेत में गलाया जा सके। ये कैप्सूल खेत में खड़ी पराली को चंद दिनों में ही गलाकर कंपोस्ट खाद बना देती है। कंपोस्ट कैप्सूल की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। किसान इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आकर खुद खरीद सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना है, बल्कि पानी, गुड़ और अन्य सामग्री के साथ पहले घोल बनाया जाता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को ये सोचना है कि पराली जब जलने का समय होता है या फसल कटाई का समय, उससे पहले ही वो कैप्सूल का प्रबंध करके रखें, क्योंकि कैप्सूल लेने के बाद उनको कुछ 8 से 12 दिन लगेगा, जिसमें वो कैप्सूल को उनको तरल में या लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। उसके लिए उनको करना ये है कि 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 150 ग्राम गुड़ घोलना है। गुड़ घोलने के बाद उसको, उस घोल को उबालना है, अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उस पानी में कुछ गंदगी आ सकती है गुड़ की वजह से, तो उस गंदगी को छान के बाहर कर देना है। उसके बाद उस घोल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद वो जब पूरा ठंडा हो जाए और तब उसमें 50 ग्राम बेसन डालना है। बेसन डालने के साथ साथ उसमें 4 कैप्सूल को खोल के उसमें डाल देना है। इसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको जो घोल है उसको एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में, ट्रे में या तसला वगैरह में उसको डाल के एक हल्के कपड़े से ढक के घर के अंदर रख दें, जहाँ थोड़ा गर्मी रहे और लोग उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद कोई भी देखेगा कि उसमें 2 से 3 दिन के बाद उसमें एक ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जब उनकी ग्रोथ आ जाए 3 से 4 दिन के बाद उसको फिर वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास जो घोल है बनावर 5 लीटर, उसी में से एक आधा लीटर
उसमें डाल दें, मगर उसको भी अलग अलग 4 बर्तन में रखना चाहिए, ताकि चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखने का उद्देश्य ये है कि जितना उसको ज़्यादा जगह मिलेगी उसमें उतनी ही अच्छी बढ़वार आएगी। तो जब अच्छी बढ़वार आ जाए, उसमें ग्रोथ आ जाए, तो फिर उसको एक हाथ में ग्लाउज या पॉलीथीन चढ़ा के उसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेंगे और उसको हम एक कंटेनर में या बड़े बर्तन में भर के रख लेंगे। और इस तरह आपका घोल तैयार हो गया 25 लीटर, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेष को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे मील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है आने वाले समय में कैप्सूल की मांग साल भर बनी रहेगी, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसे में निजी कंपनियों को भी कैप्सूल तकनीक मुहैया कराने की बात कही जा रही है, ताकि वे अपने स्तर पर इसे तैयार कर सके। पराली प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों ने इससे पहले हैप्पी सीडर मशीन तैयार की, जिसके जरिए धान की कटाई के फौरन बाद खेत को जोते बिना ही गेहूं बोया जा सकता है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं और कई गांव अब पराली जलाने की समस्या से मुक्त हो गए हैं। कंपोस्ट कैप्सूल इस सिलसिले की अगली कड़ी है। पराली को मशीन से काटकर हरे चारे में मिलाकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। पराली विभिन्न उद्योगों में ईंधन का भी एक विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं लगातार किस तरीके से कोविड महामारी के चलते जो परिस्थितियां सामने आई थीं, और अब एक अच्छी बात ये सामने आ रही है कि इससे संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या में दूसरे दिन भी कमी दर्ज की गई है। 7 लाख से कम लोग संक्रमित पाए गए हैं लगातार दूसरे दिन। वहीं अभी तक ठीक हुए लोगों का जो आंकड़ा है वो 70 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख कायम है। लगातार पिछले 2 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख से कम यानी 6,80,680 पर कायम रही। वर्तमान में देश में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ 8.71% संक्रमित मरीज हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन लगातार गिरावट जारी है। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रतिदिन संक्रमित मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की दर में आ रही गिरावट को संक्रमित मामलों में आ रही गिरावट से भी मापा जा सकता है। संक्रमण से मुक्त कुल मामलों की संख्या 70 लाख से अधिक हो गई है और ये 70,16,046 पर कायम है। संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 89.78% हो गई है। ठीक हुए रोगियों के 61% मामले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमण की तुलना में अधिक है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,549 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि संक्रमण के नए मामलों की संख्या 53,370 रही। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब चलिए आपको बताते हैं हाल ही में जो नए कृषि कानून आए हैं इसके जरिए कितना लाभ हमारे देश के किसानों को मिल सकता है। यानी कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अधिनियम की बात की जाए या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम की हम बात करें, या इसके साथ साथ आपने जाना किस तरीके से मूल्य आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर समझौते अधिनियम की जो बात की गई है ये कितना किसानों के लिए कारगर सिद्ध होंगे, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है एपीएमसी एक्ट कानून के तहत है उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो एमएसपी पर खरीद है। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए एफसीआई खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो एमएसपी पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो एमएसपी की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक एमएसपी के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, एमएसपी का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल दलहन तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह एफसीआई भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन 30 दिन 60 दिन जब एमएसपी की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था क्योंकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है। तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से या सीधे भी अगर वो खरीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा और उसके माध्यम से वो खरीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है या अच्छी किस्म का केला है या अच्छी किस्म का आम है या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं या अच्छे किस्म का अनाज है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। जी सर, एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है? देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही एपीएमसी नहीं है।
उन्होंने वहाँ पे केरला में कभी भी एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो नए कानून के अंतर्गत है, जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से खरीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो ख़रीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा खरीदारी का लाभ मिलेगा, तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, एपीएमसी की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे, तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा। और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं, उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी ई नैम है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ई नैम की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में ई नैम की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ई नैम अकेला ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे। ई नैम तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है। मंडियों में भी वो बेच सकता है और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था। अब जो है हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है, तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया, तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी, और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है।
तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा। जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया, उसमें ख़ास तौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ास तौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी EPMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।